30 जून की रात की भीषण वर्षा व होलकर सेना की टुकड़ी की वापसी के बाद अगली सुबह रेसिडेंसी पर हमला किया जाना लगभग तय था। 1 जुलाई 1857 की प्रातः रेजिडेंट डुरेंट ने रेसिडेंसी परिसर में रखा ब्रिटिश खजाना महू स्थानांतरित करने का आदेश दिया। उसके इस आदेश ने विद्रोह की बारूद में चिंगारी का काम किया। रेसिडेंसी की सेना, विशेषकर होलकर सेना, उस खजाने को रेसिडेंसी से नहीं हटने देना चाहती थी। उसी समय रेसिडेंसी स्कूल के शिक्षक मौलवी अब्दुल समद ने एक अश्वारोही को सआदत खान के पास भेजा, जो होलकर सेना के बख्शी हफीज का बेटा था और होलकर सेना में काम करता था। प्रातः लगभग 8 बजे होलकर रिसाली की वर्दी में सआदत खान रेसिडेंसी पहुंचा। 8:30 बजे सआदत खान होलकर तोपखाने के जमादार मोहम्मद खां और अन्य अधिकारियों के समीप आया और चिल्लाकर कहने लगा, तैयार हो जाओ छोटा साहब लोग मरने के लिए, महाराजा साहब का हुक्म है। बुधवार 1 जुलाई 1857 को इंदौर में सर्वप्रथम सदर बाजार क्षेत्र में गड़बड़ी फैली थी। शहर में विद्रोह हो गया और विद्रोहियों का शोरगुल बड़ी तेजी से नगर में फैलता जा रहा था। कर्नल डुरेंट के पुत्र ने विद्रोह के प्रारंभ के विवरण में कुछ इस प्रकार लिखा है। 1 जुलाई को प्रातः लगभग 8:30 बजे मेरे पिता टेबल पर झुके हुए लॉर्ड एल्फिस्टन के पास भेजने के लिए समाचार पत्र को दूर लेख में परिवर्तित कर रहे थे। इतने में ही एक व्यक्ति बड़ी तेजी से झटपटाता हुआ कमरे में आया और उसने सूचित किया कि बाजार में विद्रोह हो गया है। शोर बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही मेरे पिताजी ये सब देखने के लिए रेसिडेंसी के द्वार तक आए, तुरंत होलकर तोपों ने, जिन्हें रेसिडेंसी की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया गया था, भोपाल कंटीजेंट पर गोले बरसाना शुरू कर दिए। इसी बीच इन्फेंट्री के सैनिक निकटवर्ती भवनों में रहने वाले अंग्रेजों को पकड़ने के लिए झपटे। उधर सआदत खां का आह्वान सुनकर होलकर तोपखाने ने आग उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने फुर्ती से तोपों को आगे बढ़ाया, उनके मुंह रेसिडेंसी भवन की ओर किए तथा रेसिडेंसी भवन पर फायर करना प्रारंभ किया। कर्नल ट्रेवर्स इसी बीच सामने आया और उसने भोपाल घुड़सवार सेना के दस्ते को विद्रोहियों पर आक्रमण का आदेश दिया, किंतु 6 सिपाहियों के अलावा किसी ने उसका आदेश नहीं माना। रेसिडेंसी भवन पर विद्रोहियों द्वारा गोले बरसाए जा रहे थे। अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल ट्रेवर्स ने अपनी 2 तोपों से जवाबी प्रहार का आदेश दिया। कुछ क्षणों के लिए लगा कि वह विद्रोहियों पर नियंत्रण पा लेगा। उसने अपनी आर्टिलरी को विद्रोहियों के बाईं ओर मोर्चा लेने का आदेश दिया और कर्नल स्टॉकली से अनुरोध किया कि वह तोपखाने की मदद अपने भील सिपाहियों के साथ करे, लेकिन स्टॉनली ने कहा, ऐसा करने से भील सिपाही सीधे तोपों की मार में आ जाएंगे। डुरेंट का पुत्र लिखता है, होलकर तोपें अब अपने मूल स्थान पर आ गई थी, जहां वे अधिक सुरक्षित थी। इस स्थान से उन्होंने सीधे रेसिडेंसी भवन पर गोले बरसाना प्रारंभ कर दिए। इन आक्रमणों से रेसिडेंसी की सुरक्षा के लिए तैनात भील अत्यधिक भयभीत हो गए और रेसिडेंसी भवन की खिड़कियों से, जो अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थान था, वहां वार नहीं कर पा रहे थे। उधर महिदपुर कॉन्टिजेंट के जितने सैनिक रेसिडेंसी की सुरक्षा के लिए बुलाए गए थे, सभी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोहियों का साथ दिया। केवल कर्नल ट्रेवर्स की कैवेलरी ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन उनके सिपाही भी भयभीत व आशंकित थे। भील सिपाही, जिन्हें रेसिडेंसी की रक्षा के लिए लगाया गया था, भयभीत होकर रेसिडेंसी भवन के भीतर भाग गए। उस वक्त केवल 14 भारतीय गोलंदाज, 8 सैनिक अधिकारी, 2 डॉक्टर, 2 सार्जेंट और 5 यूरोपीय नागरिक रेसिडेंसी की सुरक्षा कर रहे थे। विद्रोहियों का नेतृत्व प्रमुख रूप से सआदत खां और बंस गोपाल ने संभाल लिया था। उनका साथ अरारो सिंह, भागीरथ, नवाब वारिस मोहम्मद खान, मौलवी अब्दुल समद व अन्य व्यक्ति दे रहे थे। सआदत खां के विषय में वकील वजीर बेग ने अपने 1 जुलाई 1857 के पत्र में लिखा, और फिर सआदत खां बाड़े में सो गया, सो महाराज ने 3 बार सआदत खां को गोली मार डालने का हुक्म दिया, सो सिपाहियों ने गोली मारी नहीं, सो फिर सआदत खां को कैद कर लिया। फिर रात के वक्त उन तीनों कंपनियों को उड़ा देने का हुक्म दिया जिन्होंने फसाद करा था, लेकिन फौज वालों ने हुक्म माना नहीं। संभवतः अपनी फौज का यह रुख देखकर ही महाराज ने सआदत खां को कैद से मुक्त कर दिया और उसे वापस रेसिडेंसी इस वचन के आधार पर जाने दिया कि वह रेसिडेंसी जाकर विद्रोही होलकर सैनिकों को शांत करेगा और उन्हें विद्रोह न करने के लिए मना लेगा। महाराजा द्वारा इतनी सहायता व सद्भावना दिखाए जाने के बावजूद रेजिडेंट डुरेंट ने महाराज पर यह आरोप लगाया कि वे विद्रोहियों के समर्थक थे। 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर विद्रोहियों द्वारा इतना भीषण प्रहार किया गया था कि 2 घंटे की गोलीबारी में अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए थे। महू से उनकी सहायता के लिए कोई सैनिक सहायता नहीं पहुंची थी, इसलिए उनमें और भी निराशा फैलती जा रही थी।
अपने प्राणों को असुरक्षित पाकर डुरेंट ने रेसिडेंसी से पलायन कर जाने का निर्णय लिया। पहले महिलाओं व बच्चों को रेसिडेंसी भवन के पीछे भेजा गया। तत्पश्चात अंग्रेज पुरुष व उनके रक्षक भारतीय सैनिक वहां पहुंचे। यह घटना प्रातः 10:30 बजे की है। डुरेंट के साथ भागने वाले इस दल के आगे सिख सवार थे और पीछे भील सिपाही थे। भोपाल कॉन्टिजेंट के कुछ सिपाही भी साथ थे। विद्रोही सैनिक उधर रेसिडेंसी पर बराबर तोपों से गोले बरसा रहे थे। इसी बीच महू का सैनिक अधिकारी कैप्टन हंगरफोर्ड अपनी सैनिक सहायता के साथ रेसिडेंसी के लिए चल पड़ा था। वह महू और इंदौर के बीच राऊ तक आ पहुंचा था कि दोपहर में उसे कर्नल ट्रेवर्स के हाथ से लिखे 2 पेंसिल नोट मिले, जिसमें उसने सूचना दी थी कि डुरेंट अपने साथियों के साथ रेसिडेंसी से पलायन कर चुका है और सिमरोल घाट होते हुए महू पहुंचेगा। हंगरफोर्ड तत्काल वापस लौटा और दोपहर 2 बजे महू पहुंच गया। उधर डुरेंट के साथ जा रहे भोपाल कंटिजेंट के सिपाही महू न जाने पर अड़ गए थे। जैसे ही यह दल इंदौर से 10 मील दूर तिल्लौर ग्राम पहुंचा तो वहां के कुछ निवासियों ने इस दल को सूचना दी कि होलकर सेना के सिपाही काफी बड़ी तादाद में 4 तोपों के साथ सिमरौल घाट के घेर बैठे हुए हैं। तब भोपाल कॉन्टिजेंट व सिख सवारों ने डुरेंट से आग्रह किया वे महू न जाकर सीहोर की ओर चल दें। यह दल चलता हुआ 3 जुलाई को आष्टा पहुंचा और 4 जुलाई को वे लोग सीहोर जा पहुंचे। भोपाल की शासिका सिकंदर बेगम ने उनसे सीहोर भी खाली करने का आग्रह किया, क्योंकि उनकी उपस्थिति ने इस दल के साथ साथ सिकंदर बेगम के लिए भी भारी खतरा पैदा कर दिया था। अगले ही दिन डुरेंट का दल सीहोर से भी चल पड़ा और होशंगाबाद जाकर डेरा डाला। भारत में टेलीग्राफ की सुविधा आते ही अल्पकाल में इंदौर रेसिडेंसी को भी उसके साथ जोड़ दिया गया था। यह सुविधा केवल ब्रिटिश अधिकारियों के उपयोग के लिए ही थी। इंदौर नगर की आम जनता से दूर महाराजा होलकर को भी इसका उपयोग नहीं करने दिया जाता था। यही कारण था कि इंदौर की जनता व महाराजा दोनों इससे शुद्ध थे। इंदौर में जो टेलीग्राफ सुविधा थी वह आगरा तथा बंबई प्रेसिडेंसी को जोड़ने वाली लाइन थी। मार्ग में ग्वालियर, सेंधवा व मालेगांव को भी इस सुविधा से जोड़ा गया था। इंदौर तथा नीमच के बीच भी रतलाम, जावरा तथा मंदसौर से होते हुए एक टेलीग्राफ लाइन स्थापित की गई थी। इंदौर रेसिडेंसी के समीप वर्तमान जीपीओ में यह टेलीग्राफ ऑफिस स्थापित था। सारे उत्तर भारत में जब अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के महान स्वाधीनता संग्राम का शंखनाद हुआ तो उत्तर से दक्षिण भारत की अंग्रेजी फौज छावनियों तक दूर लेख समाचार भेजने में इस कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस वक्त इंदौर में इंग्लिश जानने वाले लोग थे, अतः जो संदेश आगरा से बंबई या बंबई से आगरा भेजे जा रहे थे उनकी लिपि बदल दी गई। वे फ्रेंच या ग्रीक में भेजे जाने लगे ताकि भारतीयों ने पढ़ न सके। इंदौर नगर में 1 जुलाई 1857 को जब अंग्रेज रेसिडेंसी पर हमला बोला गया तो क्रांतिकारियों ने समाचार संप्रेषण के इस महत्वपूर्ण कार्यालय पर भी आक्रमण किया। सारा कार्यालय ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्यालय के 4 अंग्रेज टेलीग्राफिस्टों को पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। आक्रोश इतना भीषण था कि उनकी पत्नियों और बच्चों के सिर भी काट लिए गए। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विफलता के बाद इंदौर में पुनः टेलीग्राफ लाइन को बहाल किया गया, किंतु वर्ष 1908 तक भी इस सुविधा का लाभ नगरवासियों को नहीं दिया गया। वर्ष 1908 में होलकर सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक संयुक्त डाक संघ कायम किया। इंदौर नगर को विभिन्न नगरों के साथ टेलीग्राफ सुविधा से जोड़ा जाना था, किंतु वर्ष 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और इस कार्य को पूरा करने में ब्रिटिश सरकार अपनी असमर्थता प्रकट करने लगी। अंततः प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही वर्ष 1917 में यह सुविधा नगरवासियों को मिल पाई।